हाँ तो भाई लोग कैसे हो। चलो आज के वीडियो चालू करते हैं। आज ही हम शूट कर रहे हैं सुबह की 5:15 बजे। ठीक है, अपन आजकल 5:15 शूट करते हैं सब कुछ। दिन भर कोई वीडियो नहीं बनाता है। तो जैसे कि हमारी यूएसआईटी रिक्रूटमेंट की पूरी सीरीज़ चल रही है, तो ये अगला पार्ट है। अब इसमें मैं ये बताऊँगा आपको यूएस में काम करने के लिए कौन कौन से वर्क ऑथराइजेशंस लगते हैं। तो वर्क ऑथराइजेशन समझने के पहले हम ये समझते हैं कि यूएस में काम किस तरीके से होता है। जैसे कि यूएस में एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम होता है, एक होता है फुल टाइम बेसिस पर। ठीक है, यूएस में ज़्यादातर ट्रेंड आजकल चलता है कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, जैसे कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से। और फुल टाइम तो आप जानती हो, जैसे कि आप और मैं काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में नॉर्मली लोग ज़्यादातर फुल टाइम पे ही काम करते हैं, जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट आता है हर महीने और यू आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक आप काम करते रहते हैं और वही आपकी एक फुल टाइम से जॉब रहती है। आपको इधर छोड़ना नहीं होता, या तो आपको ले ऑफ कर देंगे तो निकल जाओगे, वरना कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब तक चल रही है जॉब तो वो चल रही है, तो इट इज़ अ फुल टाइम। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इस तरीके और चीज़, जैसे कि आप और मैं जॉब कर रहे हैं इंडिया में, तो हमको पैसा मिलता है हर महीना। ठीक है, हमको घंटों का पैसा नहीं मिलता। यूएस में घंटों का पैसा मिलता है। पर आवर पर आवर का पैसा के ऊपर बात होती है, जैसे कि $25 पर आवर, $30 पर आवर, $40 पर आवर, और पर आवर के हिसाब से काम चलता है। और एक यूएस का जो आदमी रहता है वो दिन में 8 घंटा काम करता है। ठीक है, तो 8 घंटे के उसको पैसे मिलेंगे एक एक घंटे के हिसाब से। 1 घंटे का $40, तो 8 घंटे कितना हो गया, $320। तो एक दिन का बना उसका $320। और अगर वो बंदा 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो वहाँ पर आपको ओवर टाइम देना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, देखो वैसे नॉर्मली 1.5 गुना होता है वो। तो जैसे $40 है तो $60 मिलेगा उसको उस घंटे के लिए। तो ये इस तरीके से चीज़ें बढ़ती है। इंडिया में क्या होता है कि हमको पैसा महीने का महीने मिलता है। मतलब जैसे जनवरी का काम किया तो आपको फरवरी के स्टार्टिंग में पैसा मिल जाएगा, देन फरवरी काम तो मार्च के स्टार्टिंग में पैसा मिल जाएगा। यूएस में आप नेट 7 डेज़, नेट 15 डेज़ और नेट 30 डेज़ में ही पैसा ले सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, नेट 7 डेज़ मतलब 7 दिन में ही आप पैसे ले लो, 7 दिन के पैसे ले सकते हो आप। इट इज़ योर 7 डेज सैलरी। ओके, उसके बाद अगर आपको 15 दिन में पैसा लेना है तो 15 दिन में भी ले सकते हो। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होता है कि भाई नेट 15 डेज़ में पैसा मिलता है, नेट 30 डेज़ में पैसा मिलता है, नेट 7 डेज़ में मिलता है। तो 7 दिन में ले लो, 15 दिन में ले लो, 30 दिन में ले लो, आपकी इच्छा है। तो जैसे कि हम सब जानते ही ये 2 तरीके के हमेशा काम करता है आदमी, जैसे या तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर फुल टाइम। अब फुल टाइम में क्या होता है कि नॉर्मली आप जैसे ही होता है, जैसे हम इंडिया में हो रहा है कि हर महीने का पैसा मिलेगा, इस तरीके से। और अगर आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए उसके पेमेंट टर्म्स होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पेमेंट टर्म्स का। यूएस में लोग 3 प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। एक प्रकार होता है W2, दूसरा प्रकार होता है C2C, तो तीसरा प्रकार होता है 1099। अब भाई W2 क्या होता है? W2 में ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर होगा कैंडिडेट का, वो पूरे के पूरे टैक्सेस बेयर करेगा। ठीक है, तो वो W2 रेट होता है। W2 में डायरेक्ट जैसे सामने वालों को हमने दे रहा है 40 ऑन W2, तो वो जो $40 है वो उसको मिल जाएगा, और हम उसको सबमिट ज़्यादा पे करेंगे और वो हम जो उसका टैक्स देंगे वो हम उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड होता है C2C, इसको बोलते हैं। तो अब में क्या होता है, जैसे मेरी एक कॉरपोरेशन है और सामने वाले कैंडिडेट की भी एक कॉरपोरेशन है जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयड है, तो हम उस कॉरपोरेशन को पैसा देंगे और वो कॉरपोरेशन उसको पैसा देगी। अब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि जो घंटे का पैसा जैसे उसको $40 मिल रहा है, तो वो कैंडिडेट और उस कॉरपोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो 60-40 रेशो में लेते हैं, या वो उसको सैलरी पे रख रखा है या किसी भी तरीके से रख रखा है। ठीक है, तो पूरा टैक्स वैक्स जो भी है वो कैंडिडेट को खुद देना पड़ता है, वो कॉरपोरेशन नहीं देती है। कॉरपोरेशन सिर्फ उसको जैसे पर आवर का पैसा दे रही है, जो भी है उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्म रहती है सारी की सारी। क्या होता है 1099? 1099 में भाई हर प्रकार का पैसा मिलता है। अगर आप जैसे घर से कार भी लेके अगर ऑफिस तक गए हो तो पेट्रोल का पैसा भी रिइम्बर्स होगा। तो भाई 1099 एक ऐसा है कि मतलब 1099 नॉर्मल यूज़ करते नहीं, हमारी कंपनी में यूज़ किया नहीं जाता है, पर स्टेप का पैसा, हर चीज़ का पैसा मिलता है 1099 में। और 1099 पे ज़्यादातर कुछ यूएस सिटीजन्स काम करते हैं, पर ज़्यादातर कंपनियाँ, मतलब हमारी तरह कंपनियाँ ज़्यादातर काम नहीं करती 1099 पे। बात करते हैं वर्क ऑथराइजेशंस पे। ठीक है, अब ज़्यादातर आपने सुना होगा कि एक वर्क ऑथराइजेशन होता है H1B। भाई उसका H1B लग गया तो हाँ H1B। ठीक है, H1B एक तरीके का डिपेंडेंट वीज़ा होता है।
अब डिपेंडेंट इस तरीके से होता है जैसे कि H1B आपको TCS ने H1B दिया, तो अगर आप TCS के H1B पे गए हो तो आपको TCS के लिए काम करना पड़ेगा और TCS के थ्रू किसी में काम करना होगा, ठीक है। जैसे आप TCS के थ्रू एप्पल में काम कर रहे हो तो यू कैन वर्क, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करोगे आप एक तरीके से। अगर TCS आपको फुल टाइम पैसा दे रही है और आप उनके कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तो वो एंड क्लाइंट TCS को पैसा दे रहा होगा और TCS आपको सैलरी के तौर पे दे रही है, या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है TCS के साथ 50-60 60-40 जो भी आपको मिल रहा है उस तरीके से वो हो जाता है। उसके बाद आप एक तरीके से डिपेंडेंट हो गए, समझे आप। अगर आप डिपेंडेंट हो तो इस तरीके से चलते हो। सेकंड थिंग होता है डिपेंडेंट में ही L1 वीज़ा। L1 वीज़ा में ये होता है कि आप जिस कंपनी के थ्रू आए हो US में आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो, बस आप कंपनी भी नहीं बदल सकते हो। H1B में आप कंपनी बदल सकते हो, अगर आप कंपनी बदलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ H1 ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपना। H1 ट्रांसफ़र करो, TCS के बाद आपको जाना है कैपजेमिनी में, कैपजेमिनी H1 ट्रांसफ़र मारो अपना और काम करना चालू करो। बट अगर आप L1 पे गए हो तो L1 मतलब आप उसी TCS से ही अटैच रहोगे, TCS के थ्रू ही आपको काम करना है, TCS के साथ ही रहना है। आपको अगर सोचो है आपने कि भैया मुझे TCS के साथ काम नहीं करना है तो आपको L1 के बाद H1 लेना पड़ेगा, आपको वापस लॉटरी सिस्टम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको H1 मिलेगा। अगर आपका लॉटरी खुल गई और H1 मिल गया तो आप H1 मिलेगा, देन यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर अ न्यू कंपनी। उसके बाद भी ये देखना पड़ेगा आपको कि कोई कंपनी आपका H1 लगाने को तैयार है कि नहीं है। कंपनियाँ वहाँ पे H1 लगाती है आपका, वो अगर एक कंपनी के थ्रू H1 मिल सकता है, आप खुद जाके H1 लगा नहीं सकते। एक कंपनी के थ्रू H1 मिलता है आपको तो आप H1, एक लॉटरी सिस्टम रहता है, लॉटरी सिस्टम में आपका अगर H1 निकल गया तो फिर आप बदल सकते हो जॉब। तो भाई L1 का ये दिक्कत है, और H1 तो H1 ट्रांसफ़र करो और कहीं भी चालू हो जाओ काम करना। अगला वर्क ऑथराइजेशन रहता है, मैं स्पाउस वीज़ा बता देता हूँ सारे। स्पाउस ऐसा रहता है कि जैसे H1 के साथ, अब H1 पे तो पति गया यूएस गया, उसके बाद रहता है कि उसकी पत्नी भी जाएगी साथ में, पत्नी को मिलता है H4, ठीक है। और अगर L1 की पत्नी साथ में गई है तो उसको मिलता है L2, ठीक है। अब ऐसा होता है कि L2 जो रहती है, L2 EAD, नॉर्मली वो EAD होता है। EAD मतलब वो कहीं भी काम कर सकती है, वो W2 पे काम कर सकती है, वो फुल टाइम पे काम कर सकती है, बट इसी जगह पे उसका जो हस्बैंड है वो काम नहीं कर सकता है। L1 वाला सिर्फ एक TCS या जिस कंपनी के थ्रू गया उसी पे काम कर सकता है, बट उसकी पत्नी किसी भी कंपनी में काम कर सकती है। वो W2 पे काम कर सकती है, फुल टाइम पे काम कर सकती है, कोई समस्या नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सेम चीज़ होती है H4 EAD वाले के साथ भी। H4 EAD जो रहता है वो फुल्ली किसी पे भी काम कर सकता है, कभी भी कंपनी बदल सकता है, कोई समस्या नहीं आती। फुल्ली इंडिपेंडेंट रहता है, वो कहीं भी काम कर सकता है, W2 फुल टाइम किसी भी तरीके से। उसके बाद आता है ग्रीन कार्ड, ठीक है, और TN परमिट भी आता है, E3 वीज़ा भी आता है। तो ग्रीन कार्ड तो आपको जैसे पता ही है कि वो एक तरीके से एक सेकेंड लास्ट स्टेप होती है US सिटीज़न बनने में। देखो US सिटीज़न और ग्रीन कार्ड में कोई अंतर ऐसा खास होता नहीं है, सिर्फ US सिटीजन जो होते हैं वो वोट दे सकते हैं और ग्रीन कार्ड वोट नहीं दे सकते, ठीक है। और ग्रीन कार्ड किसी भी तरीके से काम कर सकता है। ग्रीन कार्ड खुद का कॉर्पोरेशन खोल के काम कर सकता है, ग्रीन कार्ड W2 पे काम कर सकता है, ग्रीन कार्ड फुल टाइम पे काम कर सकता है, वो कभी भी जॉब बदल सकता है, किसी भी कंपनी में काम कर सकता है। एक महीना इस फुल टाइम पे किया, दूसरे महीना दूसरे फुल टाइम पे काम कर लिया, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है भाई, वो उसकी जो मर्जी वो कर सकता है, वो आराम से काम करे, कोई समस्या नहीं है। और US सिटीज़न तो वहाँ का सिटीज़न है, वो तो फुल्ली इंडिपेंडेंट पर्सन है, ही कैन डू एनीथिंग। बचे क्या, एक TN परमिट और E3 वीज़ा। TN परमिट ये होता है कि जैसे बंदा अगर कनाडा से आया है, कनाडा और US ने क्या ट्रीटी साइन कर रखी है कि वहाँ के बंदे हमारे आके काम कर सकते हो और आप हमारे यहाँ के बंदे आपके यहाँ जाके काम कर सकते हैं फ्रीली। इनको कुछ करना नहीं होता है। कनाडा से जब आप आते हो US तो आपको सिर्फ एक नॉर्मल ठप्पा लगवाना पड़ता है, स्टैम्प लगता है, और आप डायरेक्टली US में आके काम कर सकते हो। TN परमिट मिलता है, मैक्सिको वालों को मिलता है और इनको मिल जाता है कनाडा वालों को। और E3, अब E3 क्या होता है कि देखो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में भी एक ट्रीटी साइन है कि वहाँ का बंदा डायरेक्ट आके यहाँ पर काम कर सकता है, सिर्फ उसको E3 वीज़ा लेना होता है। वो E3 वीज़ा भी बहुत आराम से मिल जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन होता नहीं, आराम से आके काम कर सकता है। E3 वीज़ा वाले भी फुल आराम से इंडिपेंडेंट रहते हैं, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, बस फुल्ली काम कर सकते हैं। W2 पे भी चला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। TN परमिट काम कर लेगा, E3 भी काम कर लेगा। E3 वाले C2C पे भी कर लेते हैं, और TN परमिट वाले C2C पे भी काम कर लेते हैं। यार एक चीज़ भूल गया था लास्ट में बताना, कि जैसे कि आप US नॉर्मली जब जाते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग पढ़ाई करने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करने अगर जाते हो तो आपको F1 वीज़ा मिलता है, देन उसके बाद आपको Day 1 CPT मिलता है। Day 1 CPT का मतलब ये होता है कि आप जैसे कॉलेज में हो और आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो छोटा मोटा काम होता है जिसको उसमें पार्ट टाइम ही होता है वो जॉब। तो वो ऐसे आप महीने में हफ्ते में 40 घंटे ही काम कर 40 घंटा आप नॉर्मली काम कर सकते हो 5 दिन में, ठीक है।
बट उसमें आप पार्ट टाइम में कुछ कुछ कम घंटे काम कर सकते हो, तो आपको डे 1 CPT मिलता है। उसके बाद अगर आप उसके बाद OPT मिलता है, फिर आपको मिलता है स्टेम OPT। स्टेम OPT मतलब कि आप अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल इस तरीके की फील्ड से है तो आपको स्टेम OPT में मिलेगा। तो ये OPT CPT इस तरीके से सब मिलते जाते हैं। उसके बाद आप ये OPT CPT स्टेम की जब समय अवधि ख़त्म होती है, आप कम से कम ये 3 साल का मिलता है। 3 साल तक आप इस पर कामकाज कर सकते हो, क्योंकि हम नॉर्मली काम करते नहीं इस पर, तो मुझे थोड़ी सी इसके बारे में इतनी जानकारी है भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती भी नहीं हमको। और ये स्टेम OPT जब ख़त्म होता है तो आप H1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद H1 उठाओ और काम काज चालू कर दो। नॉर्मली जैसे ही आप OPT पर अगर लगे हो उसके बाद ही आप डायरेक्टली H1 डाल सकते हो। कोई कंपनी अगर आपका H1 लगाने को तैयार हो जाए, डायरेक्ट H1 डालो, और अगर आपका लॉटरी सिस्टम में H1 उठ गया तो आप H1B पे काम कर सकते हो। जो लास्ट मैंने H1 की बात कही है, ये H1 के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि H1 होता कैसा है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कुछ वीज़ाज़ फेक भी होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि H1 फेक तो नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स फेक करते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा फेक इसका क्या सीन होता है पूरा का पूरा। तो आपको H1 वीज़ा के बारे में अगले वीडियो में बताता हूँ मैं। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर यहाँ तक आए हो और अगर मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो, कमेंट कुछ तो करो। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कुछ दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका बाकायदा रिप्लाई करूँगा, बाकायदा वीडियो में बोल के रिप्लाई करूँगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। चलो बाय, आगे कल मिलते हैं।